हेलो एवरीवन। पिछले सेशन में हम लोग चित्रण माध्यम और प्रविधि के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे टेम्परा के बारे में। तो टेम्परा चित्रण की वह विधि है जिसमें माध्यम के रूप में किसी बंधक या पायस का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? माध्यम के रूप में किसी बंधक या पायस का प्रयोग होता है। चित्र बनाते समय रंगों को तैल तथा जली दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त द्रव्य माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। चित्र बनाते समय रंगों को तैल तथा जली, तैल भी और जली दोनों प्रकार के तत्वों से युक्त कोई द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, जिसको टेम्परा कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। टेम्परा का माध्यम द्रव अवस्था में जल में घुलनशील होता है, किंतु सूखने के पश्चात उसकी सतह पर जल अथवा तैल भी किसी माध्यम में पुनः कार्य किया जा सकता है। ओके, टेम्परा का माध्यम क्या होता है? द्रव अवस्था में ये जल में घुलनशील होता है, लेकिन क्या है, सूखने के बाद उसकी सतह पर जल अथवा तैल भी किसी माध्यम में पुनः कार्य किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं टेम्परा शब्द जो है टेम्पर से बना है, जिसका अर्थ है पदार्थ को कड़ा करना या बल उत्पन्न करना। ठीक है, फिर देखते हैं टेम्परा चित्रण के लिए चित्रभूमि कागज, ताड़पत्र और चूने द्वारा तैयार भित्ति सतह होती है। टेम्परा के लिए क्या होता है? चित्रभूमि कैसी होती है? कागज हो सकता है, ताड़पत्र और या फिर चूने द्वारा तैयार भित्ति सतह हो सकती है। टेम्परा चित्रण के लिए चूने द्वारा तैयार भित्ति सर्वोत्तम मानी जाती है। जो टेम्परा के लिए चूने द्वारा जो भित्ति तैयार की जाती है, उसको सर्वोत्तम मानी जाती है। ओके, फिर देखते हैं टेम्परा चित्रण के लिए सेबल और ब्रिशल तुलिका का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार के ब्रश का यूज करते हैं? तो सेबल और ब्रिशल। ओके, फिर देखते हैं टेम्परा चित्रण में विभिन्न परतों पर काम किया जाता है। टेम्परा चित्रण में विभिन्न परतों पर काम किया जाता है। आर्द्र माध्यम के अंतर्गत जल रंग, तैल रंग, एक्रिलिक आदि माध्यम होते हैं। इसमें कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं? जल रंग, तैल रंग और एक्रिलिक। ओके, प्रारंभिक यूनानी शव पेटिका पर किए गए चित्रण में टेम्परा का प्रयोग किया गया था। टेम्परा चित्रण के लिए धरातल जिप्सम ग्राउंड, ठीक है, कैसिन ग्राउंड तथा इनेमेल लगी धातु की प्लेट आदि पर कार्य किया जाता है। टेम्परा के लिए धरातल कैसा होना चाहिए? तो जिप्सम ग्राउंड होना चाहिए, कैसिन ग्राउंड होना चाहिए तथा इनामेल लगी धातु की प्लेट पर कार्य किया जाता है। ओके, फिर देखेंगे एक्रिलिक रंग की खोज 20वीं शताब्दी में किसने की थी? तो संडे पेंटर्स ने फ्रांस में किया था। ठीक है, एक्रिलिक रंगों की खोज 20वीं शताब्दी में संडे पेंटर्स ने फ्रांस में इस माध्यम में कार्य किया था। ओके, एक्रिलिक चित्रण का सफल प्रयोग लैटिन ग्रुप द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। लैटिन ग्रुप द्वारा एक्रिलिक चित्रण का सफल प्रयोग अमेरिका में 1920 ईस्वी में किया गया था। ओके, फिर देखते हैं एक्रिलिक का जल एवं तैल दोनों माध्यमों में प्रयोग किया जाता है। इसका जो है जल माध्यम में और तैल माध्यम दोनों में किया जाता है, और ये पारदर्शी अपारदर्शी दोनों तरह का होता है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक्रिलिक रंगों में ग्लास मैट जेल माध्यम का प्रयोग होता है। तो ग्लास मैट जेल माध्यम का प्रयोग किसमें होता है? तो एक्रिलिक रंग में। एक्रिलिक सबसे आधुनिक रंग है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ऑप्शन में दिए होते हैं। तो सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है? तो एक्रिलिक। ओके, फिर देखते हैं ऑटो रोहम ने एक्रिलिक रेजिन की खोज की थी। किसने? तो ऑटो रोहम ने एक्रिलिक रेजिन की खोज। ओके, फिर देखते हैं भारत में एक्रिलिक रंग का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो सतीश गुजराल ने। ओके, किसने किया था? तो सतीश गुजराल ने भारत में एक्रिलिक रंग का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर देखते हैं रंगों द्वारा धरातल पर चित्रण करना क्या पेंटिंग कहलाती है, परंतु रंगों को धरातल पर जिस विधि से प्रयुक्त किया जाता है वह तकनीक कहलाती है। ठीक है, तो पेंटिंग किसे कहते हैं? तो रंगों द्वारा धरातल पर चित्रण करना पेंटिंग, लेकिन रंगों को धरातल पर जिस विधि से प्रयुक्त किया जाता है उसको हम तकनीक कहते हैं। फिर देखते हैं तुलिका नाइफ या
स्पैटुला की सहायता से धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना इम्पेस्टो कहते हैं। इम्पेस्टो किसको कहते हैं? तूलिका या नाइफ से या फिर स्पैटुला की सहायता से जो रंग लगाते हैं, अपारदर्शी रंग लगाते हैं, उसको हम इम्पेस्टो कहते हैं। अब इम्पेस्टो का आरंभ कब हुआ था? तो ब्रिटिश चित्रकार जॉन बिटबाई, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। जॉन बिटबाई किसके आविष्कारक हैं? तो इम्पेस्टो के आविष्कारक हैं। ओके, जॉन बिटबाई किसके आविष्कारक है? तो इम्पेस्टो के। फिर आगे देखते हैं, भित्ति चित्रण के बारे में देखते हैं। तो भित्ति चित्रों की रचना बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन काल से शुरू हुई है भित्ति चित्रण। उसके बाद इसमें देखते हैं भित्ति चित्रण की एक विधि जिसमें प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है, उसको फ्रेस्को कहते हैं। प्लास्टर गीला होने पर रंगों को लगाया जाता है, उसको हम फ्रेस्को चित्रण कहते हैं। यहाँ से और भी देखते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती हैं? तो 3 परत लगाई जाती हैं। ओके, फिर है फ्रेस्को जो चित्रण है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार, मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं, फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को बूनो। ठीक है, तो फ्रेस्को सेस्को किसको कहते हैं? जो सूखी भित्ति पर चित्रण होता है, और बूनो किसको कहते हैं? जो गीली पे होता है। ठीक है, तो फ्रेस्को बूनो को फ्रेस्को चित्रण कहते हैं, जो गीली सतह पे होती है। फिर आगे पॉइंट देखते हैं, दीवार पर बने चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति चित्रण की परंपरा कब से मानी जाती है? तो जोगीमारा गुफा से। जोगीमारा गुफा में सबसे पहले माना जाता है कि भित्ति चित्रण हुआ है। और फ्रेस्को सेस्को सूखे भित्ति पर किया जाता है। जो फ्रेस्को बूनो है वो गीले पे होता है, और फ्रेस्को सेस्को सूखे पे होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट, इसको याद रखेंगे। फिर है भित्ति चित्रण की तकनीक टेम्परा, सिग्रैफिटो तथा फ्रेस्को है। टेम्परा भी भित्ति चित्रण में ही आता है, सिग्रैफिटो भी भित्ति चित्र में आता है, फ्रेस्को भी भित्ति चित्रण में आता है। फिर देखते हैं फ्रेस्को सिस्को तकनीक में वैक्स वार्निश की जाती है। जो वार्निश होती है तो वैक्स से की जाती है। फिर है सिग्रैफिटो का आविष्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कब हुई थी? 1313वीं शताब्दी में। सिग्रैफिटो का आविष्कार 13वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? तो यूरोप में। ठीक है, यूरोप में हुआ था। फिर है नीचे वाली परत को खुरचना क्या कहलाता है? सिग्रैफिटो कहलाता है। ओके, फिर देखते हैं सिग्रैफिटो को जिस टूल से प्रथम अंकन खुरचा जाता है उसे स्टाइलस कहते हैं। सिग्रैफिटो को जिस यंत्र से प्रथम अंकन मतलब खुरचा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? जो खुरचने का यंत्र होता है उसको स्टाइलस कहते हैं। ठीक है, फिर क्रेयॉन से बने चित्रों पर डामर वार्निश की जाती है। क्रेयॉन से बने चित्रों पर किसकी वार्निश होती है? तो डामर से। ठीक है, दो रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर पास लगाकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करना दृष्टिगत मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? दृष्टिगत मिश्रण कहलाता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।